और इसी के साथ राजस्थान के विधानसभा चुनावों से बड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने अपने 58 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। और इसी के चलते सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का, जहां पर हमारे साथ जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, बीजेपी ने अपनी 58 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ कहा जा सकता है इन नामों को लेकर? क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त अभी प्रत्याशियों के सामने नामांकन करने का बचा है। आकांक्षा फ्राइडे और मंडे, यानी कि 4 तारीख को और 6 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। 5 तारीख का अवकाश है। ऐसे में कोई चारा नहीं है अब राजनीतिक दलों के पास में, सूची जारी करनी होगी। देर रात तक जिस सूची को लेकर के मंथन किया गया था अमित शाह के सामने, 1 दर्जन सीट होल्ड पे थी, लेकिन अब करीब 1.5 दर्जन सीटें अभी भी होल्ड पे हैं, जिनका इंतजार है कि वहां से टिकट किसको मिलेगा। 182 सीट अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें अगर बात करें तो मुस्लिम चेहरा एक भी नहीं है। यानी कि बीजेपी ने राजस्थान में साफ संकेत दे दिया है कि भगवा जो सैफ्रॉन कलर है वही ऊपर रहेगा। पिछली बार भी इसी तरह से यूनुस खान को सचिन पायलट के सामने उतारा गया था। खैर चलिए, हमारे साथ में अनिल है जो पूरी लिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अनिल, क्या माना जाए ओवरऑल इस लिस्ट को देख के? तीसरी सूची 58 नाम है, 182 अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जो लग रहा था कि केंद्रीय मंत्री को उतार सकते हैं, एक बड़ा चेहरा हो सकता है, अशोक गहलोत को घर में घेरने की रणनीति होगी, लेकिन लगता है कि जो मंथन हुआ है भाजपा खेमे के अंदर, लगा होगा कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घर में नहीं घेरा जा सकता है और शायद वहां पर एक कैंडिडेट को खराब करना होगा या फिर वहां पर बिजी करना ज्यादा होगा। तो यहां पर महेंद्र सिंह राठौड़ को दिया गया। चेहरा बदला है, पहले शंभू सिंह खेतार से थे, अब यहां पर चेहरा बदलते हुए एक नए चेहरे को मौका दिया गया है, जो कि अगर प्रोफेशन से देखा जाए तो शिक्षक प्रोफेसर रहे हुए, उनको यहां पर एक मौका दिया गया। तो ये हॉट सीट है। सभी की नजरें थी कि आखिरकार सरदारपुरा से कौन चेहरा होगा जो बीजेपी का, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने टक्कर वहां पर लेगा। कई बार कयास भी लगे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत का अधिकतर नाम चला था, लेकिन कल जो एक वीडियो सामने आया था जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि नहीं, उनका कोई नाम नहीं है और वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। और एक खास बात, इसमें सांसदों को भी मौका नहीं दिया गया। पहली लिस्ट, उसके बाद में चर्चा थी कि कुछ सांसद और लड़ेंगे, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को और मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी सांसद का चेहरा नहीं आया। और तीसरी लिस्ट भी, ये कहीं ना कहीं सांसदों को एक तरह से राहत कही जा सकती है, क्योंकि राहत या जो बगावत के सुर फूट चुके थे उसका हल कहा जाए इसे। देखिए, बगावत तो थी ना। पहली लिस्ट जो 41 नाम थे उनके ऊपर आधी सीटों पर बगावत, और अभी भी अगर देखा जाए बीजेपी के काबू में नहीं है वो बगावत करने वालों ने खुली तरह से ऐलान कर दिया है, बीजेपी को चैलेंज कर दिया, संगठन को कह भी दिया है कि वो चुनावी रण के अंदर पीछे नहीं हटने वाले। जोटवाड़ा की तस्वीर देख ले, जयपुर शहर की एक बड़ी सीट है और बड़े मतदाता भी यहाँ पर, सबसे ज्यादा मतदाता है, लेकिन यहाँ का सोल्यूशन क्या हो सकता है? पार्टी के पास में हल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आने का कार्यक्रम यहाँ पर है, और जेपी नड्डा आके यहाँ पर क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के प्रत्याशी के साथ में नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ राजपाल सिंह, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका साथ प्रत्याशी के साथ में नहीं है। तो ये जो बगावत है, ये कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज यहां पर देती हुई दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि कुछ जो और सीटें जहां पर डिक्लेयर हैं, हालांकि ये जो 58 नाम है, इसके बाद में कितनी बगावत होगी, क्योंकि कई चेहरे बदले भी यहां पर गए। कुछ जो कांग्रेस से आए थे नेता, हाल ही में देखा 3 नेताओं को शामिल किया गया था दिल्ली के अंदर, जिसमें 2 नेता कांग्रेस के थे, दर्शन सिंह गुजर और अगर खंडेला से बात कर लिया सुभाष मिल को, दोनों को टिकट यहां पर दी गई है। और उदयलाल डांगी जो वल्लभ नगर से टिकट यहां पर दी गई है, आरएलपी से कल ही शामिल हुए थे और यहां पर मौका दे दिया गया है। अभी भी वेटिंग में जो कि ज्योति खंडेलवाल जयपुर से शामिल हुई थी बीजेपी के अंदर, किशन पॉल से नाम चल रहा है और लगभग तय भी माना जा रहा है कि शायद उनको बीजेपी यहां पर मौका दे सकती है। लेकिन इस बीच हवा महल की जो कयास चल रही थी कि हवा महल से कौन होगा, महेश जोशी यहां पर फिलहाल मंत्री वहां से हैं, लेकिन महेश जोशी का टिकट भी कटते हुए नजर आ रहा है कि शायद उनको यहां पर मौका नहीं दिया जाए। और आर तिवारी, जो कि जमीनी कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में अक्सर रहने वाले कार्यकर्ता हैं, वो हाई प्रोफेशनल नहीं है, कार्यकर्ता के बीच में, और आम लोग भी उनको काफी पसंद करते हैं। तो आर तिवारी और बाल मुकुंदाचारी जो है, उनके बीच में मुकाबला जो है, ये कहीं ना कहीं रोचकता पैदा कर सकता है। और एक तरह से शहरी जो 4 दीवारी थी, एक हिंदू कार्ड जो बीजेपी का था, वो खेलना भी चाहती थी कि हिंदू कार्ड यहां पर खेला जाए, एक मैसेज वहां पर दिया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखने को आता है हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, तीनों सीटें जो हैं वो मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है, वहां पर सीधा सीधा चुनाव ये होता है कि हिंदू कार्ड चलेगा या फिर दूसरा कार्ड यहां पर चलेगा। बात हिंदू मुस्लिम की आ चुकी है अनिल, तो एक बात और जानना चाहूंगा। पिछली मर्तबा तो अगर हम देखें तो एक टिकट यूनुस खान को दिया गया था सचिन पायलट के सामने, लेकिन 182 की जो लिस्ट हम सामने देख रहे हैं, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है बीजेपी की ओर से। क्या मैसेज देने की बात की जा रही है? देखिए, पिछली बार भी अगर देखा जाए तो एन वक्त पर टिकट दिया गया था टोंक से, और वो भी सचिन पायलट के सामने, और लगभग ये माना जा रहा था कि यूनुस खान वहां से नहीं निकल पाएंगे। एक टिकट देना, वो भी मुख्यमंत्री उस समय जो तत्कालीन थी वसुंधरा राजे, उन्होंने कहा था कि हाँ,
क्यों नहीं यूनुस खान को टिकट दिया जाए, और काफी जोर आजमाइश वहां पर की गई थी। लेकिन अब जो ये तस्वीर है, क्योंकि 182 आ चुकी है, 182 की तस्वीर बताती है कि शायद बीजेपी यहां पर इस बार मूड में नहीं है। यूपी की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर, राजस्थान में भी जो बीजेपी है ये रण यहां पर लड़ने जा रही है, और इस रण के अंदर तमाम जो चेहरे हैं, 182 डिक्लेयर हो चुके हैं, हालांकि 18 नाम और बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, दे भी सकती है मौका। लेकिन अब तक अगर 182 में बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि डीडवाना जैसी सीट यूनुस खान अगर वहां पर दिया जाता तो कड़ा मुकाबला, जीत भी सकते थे, एक प्रबल दावेदार भी कहीं ना कहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन दावेदारी से बड़ी बात जो आपने कही भी, ये गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सीधा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से कि मुस्लिम, उनके हक की बात की जा सकती है, बयानों में बोला जा सकता है, उनके मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं दिया जाएगा। साफ संकेत 182 में दिखाई दे रहा है। एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जो अनिल कह रहे हैं, यानी कि वही हिंदुत्व का मुद्दा जिसको लेकर के कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन बीजेपी खारिज करती है, एक बार फिर उस पर ठप्पा लगा है। लेकिन बात जब कार्यकर्ताओं की आती है, विवेक हमारे साथ में है, जो लगातार हवा महल किशन पोल पे नजर लगाए हुए थे, और जो बाल मुकुंदाचार्य को लेकर के चर्चा थी, एक हिंदुत्व का मुद्दा और चेहरा। विवेक, लगातार मैं देख पा रहा था पिछले कुछ दिन से बाल मुकुंदाचार्य मंदिरों के मुद्दे उठा रहे थे, कहीं पे भी जाते थे मीडिया को साथ लेके जाते थे कि इस मंदिर के ईंट क्यों उठा दी, इसका ये क्यों तोड़ दिया। तो ये पूरी तैयारी थी उनकी कि हवा महल से मुझे चुनाव लड़ना है और यहाँ पे पोलराइज करके चुनाव लड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बाल मुकुंदाचार्य को भगवा चेहरे के तौर पर परकोटे इलाके से चुनावी मैदान से उतार गया। हवा महल क्षेत्र से इनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। छात्र राजनीति से लगातार बाल मुकुंदाचार्य जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, छात्र राजनीति में जमकर प्रचार प्रसार से जुड़े रहे हैं। लेकिन उसके बाद वे अपने धर्म पूजा पाठ से जुड़े, और महामंडलेश्वर की उपाधि जब उन्हें उसके लिए, उसके बाद लगातार वो धर्म के लेकर काम कर रहे थे। बीते दिनों अखिल भारतीय संत समिति का उन्हें राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया था, और लगातार परकोटे के ऐसे मंदिर जो सरकार जिनकी अनदेखी कर रही थी या फिर लोगों की अनदेखी के चलते हुए जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनका लगातार मुद्दा उठा रहे थे, और बीते कुछ दिनों से लगातार अचानक वे सक्रिय नजर आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर देशद्रोह का भी उन्हें जो है नोटिस दिया गया। उसके बाद बवाल भी काफी परकोटे में देखे गया। एक बड़ा आंदोलन अगर देखा जाए तो जिस तरह सुभाष चौक इलाके में एक मुस्लिम वर्ग के एक युवक की जब पीट पीट कर हत्या कर दी, उसके बाद मामला जब बवाल मचा, लगातार जो संत महंत थे उनके चेहरे के तौर पर बाल मुकुंदाचार्य ने एक महाधरना जो है वो वहां पर बड़ी चौपड़ पर आयोजित किया, और उसमें बड़े चेहरे के तौर पर मंच पर वो संबोधित करते देखे गए। तो लगातार एक कयास लगाए थे, जिस तरह से वे बीते दिनों से लगातार सक्रिय हुए थे हवा महल इलाके से या किशन पोल सीट से उन्हें उतारा जा सकता है। लेकिन अब हवा महल से, जहां पहले सुरेंद्र पारीक जो भाजपा के लगातार यहां से विधायक रहे थे, उम्मीदवार पहले रहे थे, लेकिन उनका टिकट काटकर बाल मुकुंदाचार्य को मैदान में उतारा गया। तो एक बड़ा एक चेहरा ये जरूर माना जा रहा है कि हिंदू कार्ड भाजपा की ओर से वहां पर खेला गया है। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई चेहरा अब तक सामने नहीं लाया गया। तो ऐसे में लगातार ये आर तिवारी की जैसे अभी सुनवाई आ रही है कि आर तिवारी को सिग्नल के दे दिया गया है कि आपका सिंबल पहुंचा दिया जाएगा, आप तैयारी करिए। तो वहां पे यह सवाल उठता है कि बाल मुकुंदाचार्य जो सोच के चल रहे थे कि शायद किसी मुस्लिम को चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं तिवारी उसे पाटने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आर तिवारी जो है जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, लगातार आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में सड़कों पर आंदोलन करते नजर आते हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आर तिवारी को कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी हवा महल से उतार सकती है। तो जरूर माना जा सकता है कार्यकर्ताओं, एक जमीनी कार्यकर्ता को जब कांग्रेस पार्टी मैदान में लेकर आती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन जिस तरह की बात ये मानी जा रही थी कि हिंदू और मुस्लिम कार्ड जो है हवा महल सीट से देखा जा सकता है, लेकिन अब पूरी तरह जरूर देखा जा रहा है कि अगर भाजपा की ओर से बाल मुकुंदाचार्य को मैदान में उतारा गया है तो शायद अब कांग्रेस पार्टी भी इसी बात को लेकर अब दोबारा मंथन कर सकते हैं कि आखिर भगवे चेहरे के तौर पर किसे मैदान में लड़ाया जाए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं बाल मुकुंदाचार्य को टिकट मिलने के बाद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां बगावत नहीं हो सकती, बगावत हो सकती है, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है पिछले दिनों बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी ऑफिस में आए थे, चंद्रशेखर से मिलने जब जा रहे थे तो पीछे से कार्यकर्ताओं ने कहा था कुछ ने कि जो मूल कार्यकर्ता काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं बचा, और ऊपर से थोप करके ऐसे नेताओं को बना करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। खैर चलिए, लेकिन मैं अनिल से पूछना चाहूंगा कि क्या इस तस्वीर के मायने हो सकते और बगावत के सुर
कि आहट शुरू हो चुकी है, जो अभी जानकारी मिल रही है। मैं लौटूंगा आपके पास में अनिल, लेकिन मैं दर्शक के पास में जाना चाहूंगा। दर्शक, क्या लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को घेरने के लिए टोंक में अजीत मेहता पूर्व विधायक और महेंद्र सिंह जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, इकोनॉमिक्स के, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें उतारा गया है। ये एक रस्म अदायगी मालूम जोधपुर में है कि ये वाकई उसने घेर पाएंगे? देखिए, जोधपुर का मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परंपरागत सीट सरदारपुरा है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का चाहे राठौड़ आते या कोई भी व्यक्ति आता उनको घेर पाता। हालांकि बीजेपी ने एक कह सकते हैं कि टिकट उनको देना था, तो राठौड़ के कोई टिकट थमा दिया गया। लेकिन दूसरी बड़ी बात, अजीत मेहता को जो टिकट दिया गया है, बिल्कुल मैं मानूंगा कि अजीत मेहता एमएलए रहे हैं और वहाँ की पकड़ भी है। वहाँ पे अजीत मेहता वो चेहरा है जो टोंक से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लोगों में पकड़ है, साफ छवि के वो चेहरे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट के सामने निश्चित तौर पे चुनाव में सचिन पायलट आज प्लस में लग रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, लगातार वो कैंपेन भी कर रहे हैं। पिछली बार 54,000 सचिन को मजबूर कर दिया जाएगा मेहनत करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे पिछली बार यूनुस खान को लास्ट मूवमेंट पे वहां पर उतारा गया था, डीडवाना से ले जाकर टोंक में, तो यूनुस खान पूरी तरह वहां पर फेल हो गए थे। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अजीत मेहता का जो टिकट है, निश्चित तौर पे बीजेपी ने सचिन पायलट के सामने चैलेंज जरूर कर दिया है। सचिन पायलट हालांकि चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे यह आने वाली 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अजीत मेहता वो कैंडिडेट हैं जो सचिन पायलट को टक्कर देंगे। वो वहां पर लोगों में उनकी छवि अच्छी है, लोगों के काम वो करते हैं। हमने भी जब आप और हम गए थे तब लोगों से बातचीत की थी कि अजीत मेहता किस तरह से काम किया, उन्होंने क्या उनकी छवि, तो लोग ये कह रहे थे कि अजीत मेहता लोगों के काम करते थे, बाकायदा सार्वजनिक काम हो, निजी काम हो, जाते थे लोग, उनके घर में दरबार भी लगता था। इस तरह की खबरें टोंक के लोगों ने कही, तो निश्चित तौर पर टोंक में बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अजीत मेहता के लिए अगर कास्ट फैक्ट्री चलेगा, जब सचिन पायलट इस बात को लेकर के वहां दावा कर रहे हैं या उनके समर्थक कह रहे हैं कि गुजर मुस्लिम बाहुल्य है, तो तय मानिए कि वैसे समाज भी काफी है, जैनी काफी है वहां पे। अजीत मेहता खुद जैन है और उसका बड़ा असर भी देखा जा सकता है। निश्चित रूप से वहां पे मुकाबला हो सकता है। अनिल, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा। इस सूची की अगर बात करें तो कहीं अतिशोक्ति नहीं है। कई जो सीटें हैं 2 दिन पहले दामन थामते फिर टिकट दिया जाता है। इसे थोपना कहूंगा मैं, कहीं कोई गलत नहीं है इसमें। तो ये अब जो सुर बीजेपी को अभी तक भी सामना करना पड़ रहा था विरोध के सुर का, अभी फिर ये सुर अंकुरित हो सकते हैं, ये ज्वालामुखी फट सकता है अगर ज्योति खंडेलवाल भी, क्योंकि ज्योति खंडेलवाल भी मुझे लगता है कंडीशनल ज्वाइनिंग होगी उनकी, और बाल मुकुंदाचार्य को हवा महल से दे दिया गया है। तो ऐसे में लगता है कि वॉल सिटी की सीटों पर अभी कार्यकर्ताओं का हंगामा या इस तरह का दौर देखा जा सकता है। देखिए, कार्यकर्ता जो 10 साल 20 साल तक संगठन को देता है, संगठन के साथ लगा रहता है, कार्यक्रम जो संगठन के होते हैं उनके अंदर अपनी ताकत के साथ साथ धनबल भी वहां पर लगाता है, तो उस कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि संगठन शायद उनके साथ में न्याय करेगा। हमने देखा था जब पहली सूची आई थी, जो बगावत होकर उससे 2018 के चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे उनको टिकट दी गई। लगभग 8 से 9 नाम ऐसे थे जिन्होंने पिछले चुनाव में बगावत की, पार्टी के उम्मीदवार को हराया, उनको टिकट देने का नतीजा रहा कि वहां पर इस बार जो पिछली बार टिकट दिए गए थे उन नेताओं ने बगावत की। और ये तक पार्टी से कहा कि जब उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, ईमानदारी से संगठन के साथ में लगे रहे, और जिन्होंने बगावत की थी वो संगठन के साथ में नहीं रहे, फिर भी उनको टिकट वहां पर दी गई। तो ऐसे में संगठन को देखना होगा। 2 दिन पहले पार्टी से जुड़ते हैं, और पार्टी से जुड़ने का मतलब सीधा सीधा संदेश होता है कि अगर पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से कोई बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी से कोई कांग्रेस में जा रहा है, तो ये तय हो जाता है कि शायद कांग्रेस से इस बार टिकट नहीं मिल रही है, टिकट कट रही है, तो दूसरे खेमे में आ जाते हैं। वहां पर सौदाबाजी होती है एक तरह से कि उनको टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जगह भी चिन्हित हो जाती है कि कहां से वो टिकट लेंगे। और अगर पार्टी को लगता है कि शायद ये जिताऊ हो सकता है, तो तमाम जो मायने हैं, कार्यकर्ताओं की जो तमाम मेहनत है, वो एक तरह से पानी हो जाती है। तो यहां पर नाराजगी के कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है। 3 नेताओं को टिकट दी गई है। खंडेला से अगर देख लिया जाए, सुभाष मिल, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट दी और टिकट देने के बावजूद खंडेला से वो हार गए थे, और वहां पर महादेव सिंह खंडेला चुनाव जीते निर्दलीय तौर पर खड़े होने के बावजूद भी। पार्टी ने सोचा कि शायद निर्दलीय तौर पर अगर जीत सकते हैं तो क्यों ना एक बार फिर से उनको कांग्रेस की टिकट थमाई जाए। लेकिन बगावत के स्वरूप से बीजेपी में कल ही शामिल हुए, यहां से शामिल होते ही टिकट वहां पर दे दी गई है। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए नाराजगी के कहीं ना कहीं शुरू होते हैं। कार्यकर्ता सोचता है कि उनको इनाम मिलेगा
5 से 10 साल तक, 10 से 20 साल तक अगर वो संगठन के साथ में जुटे रहेंगे। लेकिन अभी तक का जो सिलसिला देख लिया जाए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी हम देखते हैं कि बीजेपी से कुछ लोग जो शामिल होते हैं उनको टिकट थमा दी जाती है, ऐसी स्थिति बीजेपी की तरफ भी है। तो ये सिलसिला जो है हम देखेंगे 18 जो सीटें और बाकी हैं, क्योंकि ये 18 जो सीटें बच गई हैं ये चैलेंजिंग है पार्टी के लिए। इन सीटों को इसलिए तय नहीं किया जा पा रहा है। पार्टी देख रही, जैसे सापरा की सीट को अगर देख लिया जाए, पार्टी देख रही है कि अगर वहां पर आलोक बेनीवाल को टिकट दी जाती है, मनीष जो यादव है वो बगावत करेंगे, इशारा होगा तो बीजेपी में शामिल करेंगे, बीजेपी से शामिल करके उनको टिकट थमा दी जाएगी। तो अभी भी ये अलग अलग जो सीटें 18 रखी गई हैं, इन पर नजर है पार्टी की। यहां पर और एनालिसिस किया जा रहा है। चेहरे जरूर हैं पार्टी के, लेकिन शायद पार्टी के लिए चैलेंजिंग वाली स्थिति रहेगी। चलो वेट एंड वॉच की स्थिति है बीजेपी में भी। और अब आप देख सकते हैं कि राजस्थान के रण में जिस तरह से बीजेपी ने पत्ते खोले हैं, कई सीटों को हॉट सीट बना दिया गया है। टोंक हो चाहे सरदारपुरा पहले से, लेकिन हिंडोली भी, चांदना जो स्टेट मिनिस्टर उनके सामने पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को उतारा गया है। प्रभुलाल सैनी जहां से अंता से पहले चुनाव लड़ा था, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हिंडोली से उन्हें टिकट दिया गया है। तो कई ऐसे रोचक मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। जातियों के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, कई प्रत्याशियों को थोपा गया है। आया राम गया राम की छाप इस लिस्ट में भी साफ दिखाई दे रही है। तो चले आकांक्षा, जैसे जैसे और चीजें सामने आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी।